वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो हमारे मेहमानों ने कहा कि यहाँ जो हम बोलेंगे तो स्टूडियो के बाहर भी लोग हमसे सवाल करेंगे और हो सकता है घर वाले आग बगूला हो जाएं, तो आपने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सो टुडे इट्स गोइंग टू बी अबाउट ए जेंडर डिबेट। इसको मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एवरीबडीज़ एक्सपीरियंस और जो आम तौर पे हम बातें सुन रहे होते हैं। जैसे कि ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जज्बाती होती हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने के बजाय उनको बहुत ज़्यादा कई चीज़ों से लगाव हो जाता है, कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा खोज में लग जाती हैं, और उनके जो टेम्परामेंट्स होते हैं दे टेंड टू बी वेरी वेरी इंटेंस। और दूसरी तरफ आदमी को कहा जाता है कि उसके इमोशंस बड़े स्टेडी होते हैं। इसके अंदर एक बायोलॉजिकल, एक एनाटॉमिकल एंगल भी है जिसमें कहा जाए तो आप पूरा वक्त देख सकते हैं कि अ वुमन गोज़ थ्रू अ साइकिल ऑफ हार्मोन्स। तो हर हार्मोन्स डिपेंडिंग ऑन के व्हाट टाइम ऑफ द मंथ इट इज़, एंड आई एम नॉट यूजिंग इट इन अ बैड वे, उसकी अपनी जो स्ट्रगल्स हैं, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, जो जहन है, जो सोच है, वो सब चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, उसके एनर्जी लेवल्स मुख्तलिफ होंगे, उसके फटीग मुख्तलिफ होंगे। लेकिन मैं इसको एक बीमारी के तौर पर नहीं बताना चाह रही, कोई विक्टिमहुड नहीं है। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, उसकी साख्त है, और ही इज़ द बेस्ट क्रिएटर, वो बेहतरीन तख्लीक करने वाले हैं। तो यकीनन इसके अपने एडवांटेजेस है कि शी स्टिल हैपन्स टू बी नर्चरिंग, और उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों को झेलती है। लेकिन आजकल की जो दुनिया है, जितने मैकेनिकल हमें होना पड़ता है, जितना प्रैक्टिकल हमें होना पड़ता है, जितनी क्विक थिंकिंग हमें चाहिए, क्या हम उसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों को तैयार कर रहे हैं? जो हमारे इर्द गिर्द इमोशनली डिसरेगुलेटेड लोग हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, हमारा एक ऐसा माशरा तश्कील कर रहे हैं जहाँ पे एकदम गुस्से में आ जाना, एकदम गुस्से में एक्सप्लोड हो जाना, इसके लिए हमने एक सोशल स्पेस बना दी है। चाहे वो मर्द हों या औरत हों, किसी बात को बुरा लग जाना, हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते, यार इतनी फजूल सी बात की, तो फिर तो बनता था ना कि आगे भी इंसान उसको चीख कर या उसके साथ बदतमीज़ी करे या उस पर हाथ उठाए। ये वो स्पेसेस हैं जो हम बना रहे हैं एक गैर महज़ब माशरे की। लेकिन आर वी रीचिंग दैट प्रेशर पॉइंट? और इस वक्त तो पूरी दुनिया ही एक हिजान की सूरत हाल में, हर जगह प्रोटेस्ट हो रही है, चाहे वो किसी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो किसी तरह का टकराव हो। सो आर वी रियली गोइंग टू से कि मर्द और ख़वातीन एक दूसरे के आमने सामने हैं, या पूरा ही दुनिया का निज़ाम इस वक्त ऐसा है कि वी आर नियरिंग अ मेल्टडाउन एंड जनरेशनल गैप, जेंडर गैप, हर तरह का गैप हमारे सामने आ रहा है। लेट्स ट्राई एंड अनपैक दैट एंड एक्सप्लोर इट। सवाल हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा तेज़ मिजाज या शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है, मर्द या ख़वातीन, बुज़ुर्ग या यंगस्टर्स, नौजवान या फिर बूढ़े अफराद? ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास आज एक बेहतरीन पैनल है। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं, उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उरूसा आपकी मौजूदगी का, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं योगी वजाहत, आपकी भी आने का बहुत शुक्रिया। और यकीनन जनरेशनली यू डील विद एवरी जनरेशन, बूमर से लेकर जेन जी तक आप डील करते हैं, तो ज़रा उनका मिजाज और उनके यहाँ बदलते हुए तौर तरीके और माइंडसेट पे भी बात करेंगे। शुक्रिया आपके आने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नादिया नदीम अलवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूर अ पॉडकास्ट होस्ट एंड यू क्रिएट योर ओन कंटेंट। बहुत शुक्रिया नादिया, आपकी भी आमद का। सबसे पहले अगर उरूसा आपसे शुरुआत करूँ, होल वर्ल्ड इज़ एंग्री। इसमें मैं तो नहीं कह सकती कि ख़वातीन और मर्द की हम तफरीक नहीं कर सकते, हर कोई इतने गुस्से में क्यों है? अच्छा, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जो दुनिया में हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, आए दिन ब्रेकिंग न्यूज़, आए दिन वॉर की ख़बरें, दिस इज़ ऑल क्रिएटिंग अ हैवॉक इन आवर माइंड्स। एंड मैं यहाँ पे इस तरह ये नहीं कह सकती कि मर्द ज़्यादा गुस्से में या औरत। मेरे हिसाब से इसको जेंडर डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए गुस्से को, बिकॉज गुस्सा एक इमोशन है, एक कैफियत है, जिसमें चाहे वो मर्द हो औरत हो, हर कोई इस कैफियत से मुब्तला होता है। तो हमें शायद वो एक गैप दुनिया में आगे शायद प्रॉब्ली बहुत सारी मुख्तलिफ इनोवेशंस आ गई हैं, एडवांसेस आ गई हैं, कि वो जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन एक होता था वेंट डाउन करने का, वो शायद कम से कम भी हो गया है। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर दैट, बट सीइंग ऑल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, वो एक इश्तियाल पैदा कर रहे हैं हम सब। आप कह रही है एक इसके अंदर जो पूरी दुनिया भी रिकग्नाइज करती है कि आइसोलेशन, लोनलीनेस, तन्हाई, हर इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसका मसला सबसे बड़ा है और वो उस मसले से अकेला जूझ रहा है, उसको कोई समझने वाला नहीं है। योगी विचार साहब, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी कि तारीख़ हमें कहती है कि हमारे पास पहले ये मवासलाती निज़ाम, ये AI, ये टेलीकम्युनिकेशंस नहीं था।
लेकिन जो एहसास था इंसान के अंदर, 2 जंगे अजीम हमने देख ली, हम अपने आप को इतना तन्हा महसूस नहीं करते थे। आज जो इतना गुस्सा है और जो इतने तन्हाई के शिकार हैं, इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? बहुत बेहतरीन सवाल है। एज ए स्टूडेंट ऑफ माइंड साइंसेस अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको वर्क फेलियर का एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। वर्क फेलियर ये होता है कि कोई आदमी किसी काम को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करता है, सामने वाले को कहता है और सामने वाला वो नहीं करता। थोड़े दिन तक ये सिलसिला चलता है और उसके बाद जो कहने वाला है वो इतना चिढ़ जाता है कि फिर वो कहना शुरू कर देता है कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि मैं इनके दरमियान में रहूं। ये फर्स्ट स्टेज है वर्क फेलियर की। और यहाँ चिड़चिड़ापन और एक तरह की डिटैचमेंट पैदा होती है। कुछ अरसे के बाद ये सिलसिला ज़्यादा वसी होता है और अब वो शख्स लोगों को ये नहीं कहता कि ये ख़राब है, बल्कि वो कहता है मैं ही गलत जगह पैदा हो गया। इसको कहते हैं माइल्ड सुसाइड टेंडेंसी पैदा हो जाती है। वर्क फेलियर एक ऐसा इफ़ेक्ट पैदा कर रहा है क्योंकि अब हम आउटवर्ड इतने नहीं है, इनवर्ड हो गए हैं कि हर चीज़ को हम अंदर ही देखते हैं, बाहर की दुनिया में नज़र नहीं आती। लेकिन आपकी तो जो फील्ड है वो तो कहती ही है ये कि अपने अंदर झांकें। सवाल मेरा ये है कि जो वर्क फेलियर का एहसास है ये किसने पैमाना सेट किया है, किससे हमारी रेस है? क्योंकि अगर योगियों की बात की जाए, हम सूफ़ी संत की ज़मीन से बिलोंग करते हैं। सदियों से जो तरीक़ेकार था वो ये था कि अगर आपने अपने संन्यास की, अपनी मेडिटेशन की, अपने जिसको कहना चाहिए वज्र की पीक पे पहुंचना था, तो आप एकांत में चले जाएं, आप किसी पहाड़ की चोटी पे जाकर बैठें और ध्यान करें और सोचें कि आप क्यों आए हैं, एंड आप पे बहुत सारे राज अफशा होंगे। वो तो कभी तन्हा महसूस नहीं करते थे। हम 15 लोगों के बीच में बैठ के भी तन्हा हैं। आपने सवाल का जवाब बड़ा खूबसूरत दे दिया। मेरे पास गुंजाइश नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको दोहरा देता हूँ। देखिए, मैंने जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपना जवाब, तो मैंने कहा था एज ए माइंड स्टूडेंट ऑफ माइंड साइंसेस। जी। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा था कि एज ए स्टूडेंट ऑफ योगा तो है ही अपने आप से मिलने का हुनर। जो लोग अपने आप से मिलते हैं वो दूसरों से बहुत अच्छी मुलाकात कर लेते हैं। सही। मसला ये कि आज का आदमी अपने आप से मिल नहीं रहा, लिहाजा वो दूसरों से मिल नहीं पाता, वो बेगाना सा हो गया। वो समझ नहीं आता, जैसे एक मुसाफिर रास्ता भूल जाए ना, वो कैफियत है लोगों की कि चल रहे हैं लेकिन ख़बर नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। इस कैफियत में जो इस्तिराब पैदा होगा उसको कोई भी नाम दे दीजिए, चिड़चिड़ापन कह दीजिए, घबराहट कह दीजिए, स्ट्रेस कह दीजिए। मैंने योगी पहाड़ों पे भी तन्हा नहीं रहते, वो वहाँ पे भी एक महफ़िल जमा लेते हैं, क्योंकि ख़यालात की महफ़िल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन मैं आपसे भी मुत्तफ़िक नहीं, सिस्टर से भी नहीं, अपनी इस बेटी से भी नहीं, तो मैं तन्हा हो गया दरमियान में रहते, मजमे में रहते हुए। और वो क्या करता है कि तन्हा होता है लेकिन लोगों के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वो हर किसी को ओन करता है। अच्छा जी, इसी को आगे लेके चलते हैं। नादिया, आप बताइए कि ये एहसास कि मेरे मसाइल को कोई नहीं समझ सकता, ये नारा आजकल हर एक ने लगाया हुआ है। किसी खातून से बात कर लें, किसी बच्चे से बात कर लें, किसी बुज़ुर्ग से बात कर लें, मैं तो तुम्हें नहीं पता, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो जज्बात हैं, ना मैं उसका इजहार कर सकता हूँ, ना मुझे कोई समझ सकता है। जैसे मैं कल एक क्लिप मेरे सामने सदर साहब का गुजरा, सदर आसिफ अली जरदाई साहब से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप दिल की बात, आप तो इतने एक अहम ओहदे पे हैं, सियासत में एक आपका एक बड़ा अहम किरदार है, दिल की बात आप किससे करते हैं? कहते मैं किसी से दिल की बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा घुटन महसूस नहीं होती, तन्हाई महसूस नहीं होती? तो उन्होंने कहा फ़कीरों को, सूफ़ियों को कौन सी घुटन? यानी उन्होंने अपने आप को एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड पाया कि उनको लगता है कि मैं अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन आमतौर पर मैं किसी से भी बात करूँ, लोग कहते हैं हम बात ही नहीं कर सकते। मैं ज़रा इससे इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि इंसान कोई भी हो, वो किसी ओहदे पे हो, वो कुछ भी हो, कोई भी जेंडर हो उसका, कोई भी एज हो, हर इंसान को कोई चाहिए कि कोई उसकी बैठ के सुने और बिना जज किए हुए। हमने बेसिकली आजकल क्या शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से काउंसलिंग के केसेस आते हैं जो लोग सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं, और वो सिर्फ सुना के थेरेपीज़ तक तो जाते भी नहीं हैं और वो सही हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम ना मेरे पास टाइम है घर में अपने घर वालों को सुनने के लिए, सब अपनी अपनी, हम एक स्मार्टफोन लेके सोशल मीडिया पे तो लाइव दिखा रहे हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो हमारा। लेकिन घर में अगर आप देखें, एक ड्राइंग रूम में अगर सब बैठे हैं, सब अपने फ़ोन पे लगे हुए, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम क्योंकि सुनने को तैयार नहीं है, वक्त नहीं है, बिज़ी लाइफ है, ठीक है। सिर्फ अगर हम अपने घर की औरत हो या मर्द, अगेन वही के जेंडर की कोई बात नहीं है, कोई एज की बात नहीं है, अगर आप सिर्फ लोगों को बिना जज किए खामोशी से इस तरह बैठ के एक स्माइली फेस के साथ
सुनना शुरू कर दें तो ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि आधा वक्त जो हमें गुस्सा आ रहा होता है या हमारे अंदर एक फसाद बरपा होता है वो इसलिए क्योंकि हम किसी से बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। गुस्सा भी एक अनमेट नीड है कहीं ना कहीं। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि कोई आपकी खुशी में शामिल हो, कोई आपका दुख बांटे, तो वो एहसास ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वी गोइंग टू कम बैक एंड ट्राई एंड पुट अ जेंडर लेंस टू इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं कि एक हमने एक कॉन्टेक्स्ट इसका सेट किया कि हर इंसान ही परेशान लग रहा है, हर इंसान को लग रहा है कि वो तन्हा है और उसके इर्द गिर्द ख़ानदान वाले भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फील करता है कि उसकी प्रॉब्लम्स वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। बट लेट्स ट्राई एंड टेक द टिपिकल रोल्स ऑफ मेन एंड वेमेन इन आवर हाउस होल्ड्स, इन आवर फैमिलीज़, और ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले अगर नादिया शुरुआत करें हम बुज़ुर्गों से। अक्सर बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमारे घर में जो अब बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं, यकीनन वो समझते हैं कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, हर कोई भाग दौड़ कर रहा है, बाहर ट्रैफिक से थका मांदा आता है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कोई मेरे साथ बैठे। और बुढ़ापे में हम बड़े आराम से बल्कि हंसते मुस्कुराते कहते थे कि भाई 60 क्रॉस कर लेना, सतिया गए हैं, चिड़चिड़ाने लगे हैं। क्या ये उम्र की वजह है या जो हमारा सोसाइटी, हमारा माशरा उनके साथ करता है उसकी वजह से उनको इतने गुस्से और चिड़चिड़े रहते हैं? सिद्रा, उम्र से ज़्यादा जो माशरा और उनकी औलादें कर रही होती हैं ना उनके साथ, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहती हूँ हमेशा, इस एज में माँ बाप को क्या चाहिए होता है? सिर्फ आपकी थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा वक्त। हाँ। अगेन वही बात आ गई कि वक्त नहीं है। हाँ। हम अपने काम से वापस आए माँ बाप के पास 10 मिनट बैठें, उनसे पूछें, अपना ना बताएं कि हम तो आज बहुत थक गए, आज हमारा दिन ऐसा नहीं। आप उनसे पूछें आज आपने क्या किया, और एक स्माइल के साथ पूछें। हाँ। क्योंकि जो स्माइल है ना, लोगों को बड़ा एक लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। नहीं, प्लीज़ करके देखें। ये जो स्माइल है ना, सामने वाले को ये एनर्जी देती है। आप स्माइल के साथ उनसे पूछें, आज मामा आपका दिन कैसा रहा, आज क्या किया, बाबा आज आपने क्या किया, अच्छा आज न्यूज़ में ये हुआ। भले आपको वो पता है बात, आज कौन सी न्यूज़ चली, आज क्या हुआ। आप अपने आप को उनके सामने ऐसे ही दिखाएं जो उनके लिए आप हैं, कि आज आप बच्चे ही हैं उनके लिए। तो अपने आप को वैसे ही शो करें। आप देखें आपके पेरेंट्स का वो चिड़चिड़ापन, हाँ। उनकी इवन बीमारियां जो बाय द एज हो जाती हैं पेरेंट्स को, उनकी वो चीज़ें काम डाउन होना शुरू। बिल्कुल सही। अच्छा योगी बजाज साहब, मुझे बताएं कि ये तो एक आइडियल सिचुएशन है और मैं ये कहती हूँ कि दिस इज़ 100% ट्रू। लोग कहते हैं कि अगर आपके नवासे नवासियाँ हों, पोते पोतियाँ हों, तो बुज़ुर्गों की ज़िंदगी बढ़ जाती है। आप जितना उनको वक्त देते हैं, दे फील अलाइव, दे फील हैप्पी। लेकिन इस वक्त जो हिजानी सूरत हाल है, 70s 80s में बहुत सारे घरानों में मदर फादर दोनों ने काम करना शुरू किया। कई लोग सिंगल पेरेंट्स थे तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां थी। वो बॉन्ड बन ही नहीं पाया बच्चे के बचपन, उसके लड़कपन में, कि वो आज ये महसूस करे कि यार अचानक से ऐसा लगता है 2 साल 20 साल 30 साल फास्ट फॉरवर्ड हुई है ज़िंदगी। अभी एक अजनबी बुज़ुर्ग हमारे सामने बैठे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उनके साथ तमाम उनके हुकूक पूरे करें, अपने फ़राइज़ को जाने कि बहैसियत एक औलाद का हमारा क्या फ़र्ज़ है। मैंने ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देखा है। कल मैं एक और हज़रत से बात कर रही थी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दूसरे शहर में हैं, लेकिन एहसास है कि माँ बाप की वजह से नहीं जा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो तकलीफ़ भी तो है ना, वो एक सैक्रिफाइस दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको समाजी तौर पे, माशरती तौर पे ढक देते हैं, हम कहते हैं नहीं अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम्हारे लिए यही वसीले बना देगा, लेकिन ये वो इंटरनल फीलिंग्स हैं जिससे एक यंग एडल्ट गुजर रहा होता है। उनको आप क्या मशवरा देंगे? ज़िंदगी तसलसल है, वक्त का आगाज़ और फिर इख्तिताम, दरमियान जो है वो ज़िंदगी है। जब हम रफ्ता 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 मसाइल को जमा करते जाते हैं तो ज़िंदगी के आखिर में उनका मजमा इतना हो जाता है कि उसके असरात नज़र आते हैं। वो एक दिन में नहीं होता, हादसा अचानक कभी नहीं होता। हम किसी को इग्नोर नहीं करते, हम किसी से नाराज़ नहीं होते। चिड़चिड़ापन हमेशा किसी बात के दोहराने से होता है। हम किसी बात को बार बार कोई हमें दोहराएगा ना तो हम चिड़चिड़े से हो जाएंगे, यार कर देंगे ना ये काम, क्या बार बार तुम मेरे पीछे पड़ो, ऐसे ही होता है। लेकिन एक आदमी होता है जिसके पास अब कुछ कहने को नहीं है, वो अपने ही ख्यालात में रिपीट करता रहता है, तो उससे कोई कुछ भी ना कहे वो खुद ब खुद चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब मेरे पास, मैं उम्र के अब आई एम नियर टू 65 के करीब आ रहा हूँ, 64 तो क्रॉस कर लिया ना। ख़वातीन की तरह छुपा रहे हो? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, झिझक के बताया, मैं तो बता रहा हूँ। नहीं 65 का हुआ नहीं ना, लोग मेरे कैलकुलेशन करते हैं वहाँ, मैं कहीं जाता हूँ आपने 60 नहीं 65। अच्छा, मजे की बात है, सब कुछ छोड़ के ये वाली बात पकड़ ली आपने मेरी है। भाई मैं 65 को होने वाला हूँ।
ठीक है, माशाल्लाह, अब मान लेता अल्लाह हूँ। मैं आपको सेहत जिंदगी अब दे। ये वायरल होने वाला है। क्या 65 पे कुछ हुआ मेरे साथ? नहीं, मेरे पास जब मैं 20 में था, मैं 30 में था, मैं 40 में था, मैं 50 में था, उस सब की बातों को दोहराने का अब मेरे पास वक्त है, इसलिए मैं ज़्यादा बेचैन नजर आता हूं। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को मशवरा दें जो इस वक्त अपने 30s में 20s में बिलखुसूस ख़वातीन, अभी तक जो हमने बात नहीं की ना वजाद साहब, वो ये है कि हमने ना जिम्मेदारियाँ निभाई, हमने अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखा, हमने अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखा, उसमें बच्चे शामिल हैं, खाविन शामिल है, बहन भाई शामिल है, एवरीबडी। हमने अपनी दोस्तियों का ख्याल नहीं रखा। बुढ़ापे का सबसे बड़ा असासा होता है कि आपके सोशल कनेक्शंस, आपकी सहेलियाँ, आपके दोस्त के यहाँ इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जब आप तन्हाई का शिकार हो रहे हैं ना, आप वही रिश्ते जिनको आपने 20-25 साल सेंचा है कि जी मैंने बच्चे को बड़ा किया, अब बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बने, मैंने बुज़ुर्गों का ख्याल रखा, अब ये मेरी कदर करें या मेरी तारीफ़ करें, ये जब आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती ना, आप और चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। क्या कहेंगे? मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए जो अभी मेरे जहन में आया। रिश्तेदार वो रास्ता होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, लेकिन दोस्त उमूमन उन मंजिलों की मानिंद होते हैं जहाँ हम ठहर के बात करते हैं। क्या बात है, वाह, ज़बरदस्त। अगर उम्र के आखिरी हिस्से में दोस्त ना हो ना, तो हम कामयाब तो हो जाते हैं, मुतमईन नहीं हो पाते। क्या बात है। वो जो बेचैनी है फिर हमें रिश्तों में नज़र आती है, किसी को डांटते हैं, किसी को तड़पते हैं, किसी के लिए मचलते हैं कि वो बैठ जाए, लेकिन हम भी तो उस वक्त उसके साथ नहीं बैठे थे जब उसको ज़रूरत थी। बिल्कुल। लिहाजा मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूँगा, बच्चियों से कहूँगा, बेटा रिश्ते अपनी जगह हैं, वो अल्लाह ने दे दिए आपको, क्योंकि वो आपने चूज़ नहीं किए थे, लेकिन दोस्तियाँ तो चूज़ करते हैं ना, बिल्कुल। और उनको निभाएं। और मैं ये देखती हूँ कि माई नानी वॉज अ बेटर फ्रेंड देन आई एम। मेरी नानी का एक उसूल था कि थर्सडे को उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ बैठ के चाय पीनी है शाम के वक्त एक, क्योंकि अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त के लिए बड़ी फॉरवर्ड बात थी कि व्हेन दे मूव टू कराची आफ्टर पार्टीशन, तो 3-4 सहेलियाँ इकट्ठी हो गई। पता नहीं इनकी दोस्ती कैसे हुई, लेकिन ये इतनी पुरानी दोस्ती है कि दे हैड ऑल माइग्रेटेड टुगेदर। फिर सबने ये तहैया किया कि जो पहले इनको रिहाइश मिली थी, उसके बाद जब अपने घर बनाए तो एक ही गली में सबने साथ घर ले लिए, तो रोज़ाना जो है ना मुलाकात होती थी, एंड दे वर एक्चुअली। और आज हम ख्वाब देखते हैं, यार मैं रिटायर होंगी ना, मेरी रिटायरमेंट कॉलोनी में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए, बट शी वॉज अ बेटर फ्रेंड। आज मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास कनेक्टिविटी है, हमारे पास व्हाट्सएप है, लेकिन हम उस तरह अपने दोस्तों का ख्याल नहीं रखते जो हमारी शायद नानी और दादी रखती थी। बेसिकली आपकी बात से ऐसा भी महसूस हो रहा है, आप देखें हम जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की बात कर रहे हैं, इट ऑल स्टेम्स डाउन टू गोइंग टू द वेरी बेसिक्स। आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएं कि फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करना, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन रखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो पहले की एक होती थी दोस्तों से मुलाकात करना, एक ख़ास मखसूस दिन रखना, मिसाल के तौर पे इसी तरह ले लें, अब नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पहले हमारे घरों में इस तरह होता था कि एक ख़ास दिन होता था हफ्ते का जिसमें हम सब दादी के यहाँ मिलते थे और तमाम हम लोग सारे लोग दस्तरखान बिछता था और हम लोग सब इकट्ठे होते थे और सब खाना खाते थे। अब वो चीज़ कम से कम होती जा रही है और अब ख़त्म ही हो गई है। बिल्कुल। अब तो ये है कि आपको वक्त लेना पड़ता है, आप घर पे हैं नहीं है, वो भी बुरा माना जाता है। अगर अच्छा, मुझे लगता है कि गुस्से की वजह भी यही है कि आप देखो कि ख़वातीन लड़कियां जैसी शादी होती है उसके बाद उनसे कहा जाता है यार दोस्त वोस्त पीछे रह जाते हैं, अब अपनी तुम असल ज़िंदगी में प्रैक्टिस, भाई ऐसा लग रहा है उसको काला पानी की सज़ा हो गई है, अब वो ना दोस्तों से मिल सकती है, ना उसकी कोई एक्टिविटी हो सकती है, नहीं अब तुम मैच्योर हो, अब तुम मदर हो, अब तुम बच्चों का ख्याल रखो, खाविंद का ख्याल रखो। लेकिन मर्द को आप आज भी वो लीवे देते हैं नादिया कि वो काम के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक चाय की बैठक लगा सकता है, हफ्ते में रोज़ नहीं लगा सकता तो 2-3 दिन तो उसको मिल ही जाते हैं लाजमी। और देखें इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी, जैसे आपने कहा लड़कियों की शादी होती है तो एक वैसे ही लाइफ में चेंज आया, आपकी हर चीज़ चेंज हुई, घर चेंज हुआ, रिश्ते चेंज हुए। तो मैं ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को बड़ा ये बात कहती हूँ कि जो ससुराल अब मिला है ना, उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ जो कुछ हुआ है, आप ये सोचें अब ये जनरेशन चेंज हुई है, हमें वो जो हमारे साथ बुरा हुआ, जो हमने फेस किया, हम आने वाली बच्ची को थोड़ा सा आज़ादी दें, थोड़ा सा उसको भी ये बताएं कि ये तुम्हारा घर है। क्योंकि जब हम ये चीज़ें नहीं करते, हम डंडे के दौर पे कहते हैं ये तुम्हारा घर है, तो वो कैसे मानेगी? नहीं, और मुकाबलेबाजी पे उतर आते हैं। अक्सर Exactly. सास और नंद उसको बता रही होती है कि भाई हमारी जब शादी होती है हम तो सैलून में जा तो जाके नहीं बैठते exactly. थे, तुम्हारे में तो तुम्हें गाड़ी भी दी हुई है, तुम्हें काम करने की भी ऐसे Exactly. जताया जा रहा होता है exactly. सबको। और अगर वो वर्किंग है तो उसके लिए लाइफ और ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बाहर भी देख रही है और जब वो घर आएगी तो उसको एक आंखें चढ़ी हुई सास और नंद नज़र आएगी
कि अच्छा तुम अब आई हो, और तो ये बहुत सारे रीजंस जो है ना वो ये भी होते हैं चिड़चिड़ेपन के। Exactly. क्योंकि वो चिड़चिड़ापन फिर किस पे उतारी, वो जाके मियाँ पे उतारना शुरू हो वो गया। राजा बच्चे बेटा पे। तो देखें काम से आएगा तो वो थका हाँ, हुआ है, वो बिल्कुल। पूरा दिन काम करके आया, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से काम कर रही है, बाकी किचन बिल्कुल, देखना भी तो इसी की exactly, जिम्मेदारी है। बच्चे भी देखने हैं, घर भी हाँ। देखना है, सब कुछ देखना अच्छा, है। एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस जो जनरेशन से आते हमारे पास आती है, ये एक बेहतरीन एडवाइस है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता ये कौन लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो आइए इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। रजा साहब, हर शादीशुदा नौबेहाता जोड़ा को ये कहा जाता है कि देखो तुम गाड़ी के दो पहिए हो तुमने इस गाड़ी को चलाना है, अगर एक को गुस्सा आए तो दूसरा खामोश हो जाए, वो गुस्सा करे तो तुम खामोश हो जाए, तुम गुस्सा करो तो वो खामोश हो जाए। ये किसी घर में अप्लाई नहीं हो रहा। इस यूजलेस एडवाइस को, यानी एडवाइस बहुत अच्छी है लेकिन इसको अप्लाई कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये मुहावरा पहिए की ईजाद से बाद का है। हाँ पहिए से ईजाद से पहले भी इंसान जिंदा था, जी, उस वक्त क्या कहा जाता होगा? ये जो रिश्ता है ना, मैं समझता हूँ कि माँ बाप के बाद अगर मुझे किसी रिश्ते में एहतराम की इंतहा नज़र आती है तो हस्बैंड और वाइफ हैं। वो साथी हैं जो जीवन साथी कहलाते हैं। हम वालिदैन को भी जीवन साथी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम इनसे जन्म लिए हुए हैं। देखिए, जिस दिन ये एहतराम चला जाएगा, एहसास चला जाएगा, तमाम तर रिएक्शंस वैसे ही होंगे जैसे कि होना चाहिए जो गलत हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि पहिए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पहिए पंचर भी हो जाते हैं, और ये भी नहीं पता कि जनरल टायर हैं कौन से टायर हैं। कभी कभी एक ट्रैक्टर का होता है तो दूसरा साइकिल का या छोटी सी गाड़ी का लग जाता है। ऐसा है नहीं। मैं ये समझता हूँ मिसाल ये देनी चाहिए कि तुम अब अपनी आने वाली नस्ल के मेहमान हो। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इसी बात पे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद बोलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, ये जो एडवाइस है कि एक गुस्सा करे तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरे को गुस्सा आए तो पहला चुप हो जाए, ये कहाँ अप्लाई हो रही है और इसको कैसे अप्लाई करना है? पहले तो मैं ये मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और योगी साहब को खुसूसी खास तौर पे जब भी आप प्रोग्राम में बुलाते हैं, बड़ा मैं गौर से सुनता हूँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एडवाइस करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ना मतलब बाज़ दफ़ा मतलब देखने में ना बेचारे मस्कीन लगते हैं, घिरे हुए, जैसे कि रजिया गुंडों में गिर गई, क्योंकि वो हमारी हालत मर्द की आजकल बिल्कुल सही पोर्ट्रेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप लोगों से ज्यादा मजबूर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा विक्टिम कोई नहीं है, सारे मर्दों का बुरा हाल किया हुआ है खवातीन ने, है ना? और देख लें, तीन मेरे योगी साहब बेचारों की जितनी टिप्स हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं बाज़ दफा, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट बहुत अच्छे आदमी, आजिज आदमी, अल्लाह खुश रखे इनको। बात ये कि हम लोग देखें, ये जो गुस्सा है जी, ये किसी की निराश नहीं है, ये औरत और मर्द दोनों गुस्से में भी आते हैं, एक दूसरे की वजह से गुस्से में आते हैं। अभी आप लोग बड़ी अच्छी बात कर रहे थे दोस्ती की। देखें, हर रिलेशन जो भी हम बनाएं उसमें दोस्ती को भी ऐड करें, वो थोड़ा सा लाइटर हो जाता है, उससे फिर सेक्रीफाइस भी आ जाती है, वो रिलेशन आपका फिर बढ़ेगा, वो रिलेशनशिप को मजबूत करता है। ये चीज है। गुस्सा भी अच्छी चीज है, गुस्सा आपकी किस्म की पावर है, उसको पावर के तौर पर इस्तेमाल करें। तो अब हमने एक दूसरे को एक अलग से एक दूसरे को आइसोलेट भी कर दिया, हमने इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ, बाकी चीज़ों के साथ अपना दिल लगा लिया। हमें अपने रिलेशन के साथ, लोगों के साथ दिल लगाना चाहिए, फिर बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही। गुस्सा फिर मिनिमाइज भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ मौजूद होने के लिए। उरूसा, यही सवाल आपके पास लेके जाती हूँ, गुस्से में अपने आप पे काबू पाना। यानी लोग अक्सर कहते हैं ना, यार ये तो मैंने गुस्से में कह दिया था, बस उस वक्त आया हुआ था, आई एम रियली सॉरी। कई दफ़ा तो सॉरी भी नहीं करते, बस इतना ही जुमला कहते हो तो गुस्से में कह दिया था। गुस्से में अपने आप पे थोड़ा सा एहसास कैसे रखा जाए? वही, ऐसा नहीं है कि मैं अगले की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी तकलीफ़, मेरा इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, तब क्या करें? देखिए, गुस्से के मैनेज करने के लिए या उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक चीज़ कहा जाती है कि अपने रिस्पॉन्स को डिले कर दीजिए। बिल्कुल। यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 5-10 मिनट बाद जो भी रिस्पॉन्ड करना है उसके बाद कीजिए। क्यों? क्योंकि शायद जो आपको
जिस नज़रिए से आप पहले जिस लेंस से देख रहे थे अब शायद मुख्तलिफ लेंस से आप देख के अब शायद जिस इंटेंसिटी से पहले करना था अब शायद कम इंटेंसिटी से, या यानी वो जितना गुस्सा है हो सकता है वो उसमें थोड़ी शायद कमी आ जाए, हाँ, कमी और आ जाए। आपकी शिद्दत पसंदी में भी कमी आ जाए कि पहले जो चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मे बी आपका माइंड सोचने लगे कि यार कौन सा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, या चलो इसकी बात भी सुन के इसकी इस बात को कैसे वजन दी जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी गोइंग टू कम बैक एंड डिस्कस दिस मोर, सो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, किन चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है ये भी बड़ा अहम है। कई लोग अक्सर कहते हैं जी मैं बहुत उसूल पसंद हूँ इसलिए मुझे उसूली तौर पे गुस्सा आता है, लेकिन अगला बंदा आपको डिफ़िकल्ट गर्दान रहा होता है। और ये मैं अपने बात अगर करूँ तो दिस वाज अ टाइटल आई कैरीड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर मैं डिटेल ओरिएंटेड हूँ, अगर किसी ने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है और मुझे कहा है कि जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको इस्लामाबाद फ्लाई करना है, मैं जानना चाहती हूँ एंड टू एंड कि मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, मेरे कितने घंटे रिक्वायर्ड हैं, रिहर्सल पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। जब ये सवाल किए जाएँ तो अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, और जब मुझे जवाब नहीं मिल रहा होता तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो लोग डिटेल ओरिएंटेड हैं क्या ये मुसलसल मुश्किल में ही इनकी ज़िंदगी गुजरेगी या इनके लिए कोई हल भी है। उरूसा, ये बात आपसे आगाज़ करते हैं, बताएं क्या करें। डिटेल ओरिएंटेड यानी कि बहुत सारी एक मैटर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, छोटी छोटी चीज़ें देखने लग जाओ, तो यानी कि आप जो हैं वो अपने आप को ओवरवेलम कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसकी। देखें, एंगर या गुस्सा तब आता है जब आप कोई भी चीज़ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही हो, आपके अकीदे के ख़िलाफ़ हो रही हो, तो आपको फिर गुस्सा आता है। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कोई हमारी ये एक्सपेक्टेशन हो कि ये चीज़ ऐसे हो या वो शख्स इस तरह ये इस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस में परफॉर्म करे, अब वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पा रहा, क्या हो रहा है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमें एंगर हो रहा है। सो द होल आइडिया इज़ के मुश्किल है लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन कम से कम रखिए। अच्छा, और ये चीज़ हम जो कर रहे हैं ना, ये आपको ऑफिसेज में ज़्यादा नज़र आएगी। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर फाउंड कंपेयरिंग कि यार जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था मैं तो दिन रात लगी रहती थी, मैं ज़्यादा इनपुट देती थी, हम अपने बॉस से ज़्यादा काम करते थे वगैरह वगैरह। ये आपने अक्सर मिलेनियल्स को कहते हुए सुना होगा। और बेचारे योगी साहब, जब जेन जी के ऊपर आजकल लोग गुस्सा उतारते हैं वो यही कहते हैं यार ये बड़े लाउबाली हैं, बड़े गैर जिम्मेदार हैं। तो क्या वो गैर जिम्मेदार हैं या हम बहुत चिड़चिड़े हो गए? जब ये जनरेशन अपना गुस्सा उतारती है तो अब समझ में आता है कि उनको कितना गुस्सा है। हम उन पर क्या गुस्सा उतारेंगे, वो खुद गुस्से में बेचारे भरे पड़े हैं। देखिए, गुस्सा हमेशा उस वक्त भी आता है जब हम तकाबली जायज़ा करने लगते हैं, हम किसी को उस हिसाब से देखते हैं जैसे हम हैं। इसने बिल्कुल सही बात की मेरी बेटी ने, रूसा ने, कि हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह के तवक्कुआत हमने वाबस्ता किए। मौला अली का कौल है कि इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। बिल्कुल, ये डेफिनेशन क्लियर है। लेकिन नई नस्ल में और पुरानी नस्ल में फ़र्क है थोड़ा सा। वो ये कि अब इंफॉर्मेशन की वजह से नई नस्ल बहुत ज़्यादा आगही रखती है, और याद रखिए गुस्सा हमेशा आगही वालों को आता है, इसीलिए आपको नई नस्ल ज़्यादा गुस्से में मिलेगी। इसलिए कि वो जानती है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। और मुझे लगता है उनकी फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि वो, कई लोग तो कहते हैं ना कि आप जब चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो लोग उसको रेजिस्ट करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी होता है कि जब आप चेंज लाना चाह रहे हैं, द चेंज इज़ नॉट कमिंग स्विफ्ट इनफ, वो उतनी तेज़ी से चीज़ें बदल नहीं रही जितनी तेज़ी से आप चाहते हैं। दैट कैन ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और ये अगर मैं घरेलू ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे एक बहू आती है, अब एक ऐसे निज़ाम में आई है जो साल से एक ख़ास अंदाज में उसकी सास के मुताबिक चल रहा है, एंड शी वॉन्ट्स टू मेक चेंजेस, एंड हर चेंजेस वो जो रेकमेंड कर रही है वो अच्छी चेंजेस भी हैं कि यार ऐसा करते हैं, नई हेल्प रख लेते हैं, नया फ्रिज ख़रीद लेते हैं, ये रोज़ आपको माइक्रोवेव तंग करता है, चलो नया ले आते हैं। लेकिन वो चेंज उतनी जल्दी, एंड शी इज़ नॉट बीन एबल टू गेट द सपोर्ट, तो फ्रस्ट्रेट तो होगी। नादिया, तब क्या करे वो बेचारी? बिल्कुल सही बात है, वही वाली बात है कि देखें चेंज तो लाना पड़ेगा बाय द एज, ठीक है। एजेस में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, माशरे में, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है चेंजेस आ रहे हैं। तो फ़र्ज़ ये होना चाहिए हर इंसान का, वो किसी भी एज ग्रुप से हो, उस चेंज को आप एक्सेप्ट करें खुशी खुशी। क्योंकि देखें, फ़ोन हम नया लेते हैं, कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छा इसके चीज़ें अच्छी हैं, ओके ठीक है नया फ़ोन ले लेते हैं।
उस वक्त क्यों नहीं हम चिड़चिड़े हो जाते, उस वक्त क्यों नहीं हम परेशान हो जाते, अच्छा, हम क्योंकि उसी वक्त क्यों परेशान होते हैं कि जब एक घर Absolutely. में लड़की आई वो अच्छा चेंजेस नादिया, कर रही है तो हम हमारे पास परेशान हैं। आखिरी मिनट है, सो थैंक यू वेरी मच नादिया का, योगी वजाहत का, उरूसा का, फॉर बीइंग हियर विद अस। देखिए इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि गुस्सा एक इमोशन है और इमोशन कोई भी गलत या सही नहीं होता, लेकिन हाँ ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी अगर चीज़ हो तो वो आप ही के लिए नुकसानदेह होती है। अगली दफ़ा जब भी गुस्सा आए तो ये ज़रूर सोचिएगा कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आप तब्दीली उतनी जल्दी नहीं ला सकते, आप अगले का मिजाज नहीं बदल सकते, आप किसी को लॉयल नहीं बना सकते, किसी का एतमाद फ़ौरन नहीं जीत सकते, लेकिन गुस्सा कर करके अपनी सेहत को ख़राब करना कोई दानिशमंदी नहीं है। तो अगली दफ़ा जब गुस्सा आए सिर्फ ये याद रखिए कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी और सबसे पहला हक़ आपका अपने आप पर है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।